नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस मुक्त भारत का उनका जो प्रोजेक्ट है वो देश के मतदाताओं की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उस दिशा में काफ़ी प्रगति पिछले 9.5-10 साल में हो चुकी है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा उससे पहले पहले गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस या गांधी परिवार मुक्त देश जो है वो पहले बन जाएगा। उसकी कई वजहें हैं। उसके कारण और तथ्य के बारे में आपको बताता हूं और विस्तार से उसकी बात करता हूं, परिवार के एक एक सदस्य का जिक्र करके। सबसे पहले बात करते हैं सोनिया गांधी की। वो 1998 में राजनीति में आई थी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद से वो राजनीति में तो नहीं आई, सक्रिय राजनीति में नहीं आई, लेकिन फैसले कांग्रेस पार्टी के और उसकी सरकार के वो करती रही। उसके बारे में पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया पीवी नरसिम्हा राव को, और पीवी नरसिम्हा राव की क्या दुर्गति उन्होंने कर दी थी इसके बारे में भी बताया। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह को किस तरह से प्रधानमंत्री बनाया और एक तरह से डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बनी रही 10 साल तक, 2004 से 2014 तक। उनकी इच्छा ही जो है सरकार का आदेश होती थी, निर्देश होती थी। सरकार के लिए वो राजाज्ञा की तरह होती थी। ये पावर एंजॉय की सोनिया गांधी ने 2004 से 2014 के बीच में। उससे पहले भी थी, 91 से भी थी, लेकिन 2004 से 2014 के बीच में उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन 2004 से 2014 के बाद जब 14 में कांग्रेस पार्टी हारी, वहाँ से जो पराभव शुरू हुआ गांधी परिवार का, कांग्रेस की बात आज नहीं करूँगा ज़्यादा, इस परिवार की ही बात करूँगा, और इस परिवार का जो प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर और देश की राजनीति पर पड़ा है। पहले इन लोगों के बारे में थोड़ा सा व्यक्तिगत जान लीजिए। बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत होने की ज़रूरत नहीं है, जो सार्वजनिक जीवन में है उसी की बात करूँगा। 3 सदस्यों में से परिवार के, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, 3 में से 2 सांसद हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। दोनों के मामले एथिक्स कमेटी में जा चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत देश में 543 लोकसभा के सदस्य हैं और 245 राज्यसभा के सदस्य हैं। उनमें से कितने लोगों के मामले एथिक्स कमेटी में जाते हैं? एथिक्स कमेटी का मतलब में जाने का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी गलत जानकारी दी है जो आपसे सांसद होने के नाते अपेक्षित नहीं थी, और इसके बारे में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पहला मामला गया सोनिया गांधी का। उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ते हुए अपने एफिडेविट में कहा कि वो कैम्ब्रिज से पढ़ी हुई हैं, जो कि झूठ था। वो कैम्ब्रिज से नहीं पढ़ी थी। कैम्ब्रिज से मतलब लगाया गया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। कैम्ब्रिज शहर के एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलाने वाले एक संस्थान से उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया था। सिर्फ ये पढ़ाई है उनकी, 11वीं तक पढ़ी है। इसके बारे में गलत बयानी दी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। उनका जो इलेक्शन एफिडेविट था उस मुद्दे को उठाया संसद में। मामला गया, रेफर हुआ एथिक्स कमेटी को। उस समय लोकसभा की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने उसकी सुनवाई की। उनको समझ में आ गया कि मामला क्या है। उनको ये भी पता चल गया कि इसकी सुनवाई अगर ईमानदारी से की गई और पूरी सुनवाई की गई तो सोनिया गांधी की सदस्यता चली जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी पर दबाव डाला और इस मामले को वापस करवा दिया, ख़त्म करवा दिया। सोनिया गांधी किसी सज़ा से बच गई। उनकी लोकसभा की सदस्यता जा सकती थी, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती थी, मतलब ये सब चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इससे बचा लिया गया। क्यों? क्योंकि उनके नाम के साथ गांधी सरनेम जुड़ा हुआ था। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था उसने उनको बचा लिया। दूसरा मामला आया राहुल गांधी का। राहुल गांधी का मामला भी एथिक्स कमेटी में गया। क्यों गया? वो मामला भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ही ले गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब इंग्लैंड में थे तो उन्होंने एक कंपनी बनाई थी बिजनेस के लिए, और उस कंपनी को बनाते हुए वहाँ नियम है कि जो वहाँ का नागरिक है वही बना सकता है वो कंपनी।
तो उन्होंने बनाते हुए ये लिखा था कि वो ब्रिटिश नागरिक है, ब्रिटिश सिटीज़न है। तो उसको लेकर के भारत का अगर कोई नागरिक है तो वो किसी दूसरे देश की सदस्यता नहीं ले सकता, अगर लेता है तो भारत की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक ही नहीं हैं, इसलिए न तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, न तो किसी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ये मामला फिर एथिक्स कमेटी में गया। इस बार एथिक्स कमेटी के चेयरमैन थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी। उन्होंने राहुल गांधी को बुलाया और पूछताछ की, तो राहुल गांधी का जवाब आप सुनिए तो सुनकर हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फॉर्म पर, उनसे पूछा गया था कि इस फॉर्म पे आपके दस्तखत हैं, तो उन्होंने कहा कि इस फॉर्म पर मेरे दस्तखत हैं या नहीं ये साबित करें सुब्रमण्यम स्वामी। अब सवाल ये है कि फॉर्म आपने भरा, वो फॉर्म आपने भरा कि नहीं भरा, उस पर आपने दस्तखत किए या किसी ने आपके फर्जी दस्तखत किए हैं, ये बताना, ये साबित करना तो आपका काम है। लेकिन फिर वही गांधी सरनेम काम आया और इस मामले को भी ख़त्म कर दिया गया, तो राहुल गांधी की सदस्यता भी बच गई। तो ये दो मामले हैं। देखिए, एथिक्स का जहाँ तक मामला है, नैतिकता का जहाँ तक मामला है, ये परिवार किस तरह का है, इन दो घटनाओं से आप समझ लीजिए। तीसरा बड़ा मामला भ्रष्टाचार। सरकार में 2004 से 2014 के बीच में सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ वो तो एक मामला है। 1991 से 1996 के बीच में जब बोफोर्स का मामला चल रहा था, आपको याद होगा माधव सिंह सोलंकी के मामले का जिक्र किया था मैंने कि माधव सिंह सोलंकी विदेश मंत्री थे। वो जब स्वीडन गए तो वहाँ के रक्षा मंत्री को एक पत्र दिया जिसमें बोफोर्स के मामले की जांच को बंद करने के लिए कहा गया। उसी के बाद उसी सरकार के रहते हुए ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो अकाउंट था क्वात्रोकी का, जिसको दलाली दी गई थी बोफोर्स तोप सौदे में, और जो सोनिया गांधी का रिश्तेदार है उसको दलाली दी गई थी, ये साबित हुआ। उसके अकाउंट में पैसा है लेकिन वो पैसा फ्रीज कर दिया गया था जांच एजेंसियों के अनुरोध पर, उसे रिलीज़ कराया भारत सरकार ने। और अगली बात, अभी जो चल रहा है मामला वो है नेशनल हेराल्ड का मामला। 5,500 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले का, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर रिहा हैं इस मामले में। तो ये उनका जो है इतिहास है, उनका अतीत है, वर्तमान है। ये गैर राजनीतिक बात की मैंने, जो राजनीति से परे है उसकी बात की। राजनीतिक बात करें तो आप देखिए तो 2014 से लगातार वोट दिलाने की क्षमता इस परिवार की घटती जा रही है। प्रियंका वाड्रा परिवार की तीसरी सदस्य, कहा गया कि वो बंद मुट्ठी लाख की जो है वो प्रियंका वाड्रा की है। जिस दिन खुलेगी देश में तूफान आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि वो दूसरी इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी जैसी लगती है, इंदिरा गांधी जैसी साड़ी पहनती है, इसी से लट्टू होकर लोग वोट देने लगेंगे। अब गलतफहमी की देखिए पराकाष्ठा कि ये सोचकर कि इंदिरा गांधी जैसी लगती है या इंदिरा गांधी जैसी साड़ी पहनती है इसलिए लोग वोट देने लगेंगे। इस देश के मतदाता इतने नासमझ हैं, ये बात कोई बहुत परम नासमझ ही इसको मान सकता है, इस पर विश्वास कर सकता है। और कांग्रेस पार्टी और पार्टी के नेतृत्व ने इस पर विश्वास किया और देश को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की। तो ये हुआ कि भाई राहुल गांधी तो नहीं चले, कोई बात नहीं। पहले राहुल गांधी के लिए भी यही कहा गया था कि जिस दिन राजनीति में आएंगे पूरी राजनीति बदल देंगे, लेकिन राजनीति में आए न तो वो खुद बदले और न राजनीति को बदल पाए। प्रियंका वाड्रा आई तो उनको जो है 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्से का, लगभग 2/3 हिस्से का इंचार्ज बनाया गया, ये सोचकर कि वो चमत्कार करेंगी। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान 2012 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, राजनाथ सिंह ने कह दिया था, एक बयान दिया था फैज़ाबाद में कि कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है। तो प्रियंका वाड्रा ने उसके जवाब में कहा था, क्या मैं आपको बूढ़ी लगती हूँ? उन्होंने मीडिया के लोगों से सवाल किया था और ये कहा था, ये चुनौती देने वाले स्वर में कहा था कि क्या मैं राजनीति में आऊँ? जैसे वो राजनीति में आएंगी तो कोई भूचाल आ जाएगा।
और उनके उनके परिवार के लोग और उनके पति और उनके जो करीबी उनके रणनीतिकार थे वो मानते थे कि राहुल गांधी से ज़्यादा सफल साबित होंगी राजनीति में प्रियंका वाड्रा। तो उनको इंचार्ज बनाया गया। नतीजा क्या हुआ? 2019 में प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की प्रभारी, जिसमें अमेठी का चुनाव क्षेत्र भी आता था, रायबरेली का भी आता था, और राहुल गांधी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। दोनों भाई बहन और फिर मां का प्रचार, तीनों मिलकर अमेठी की सीट नहीं बचा पाए। अमेठी की जो उनकी पारिवारिक सीट थी लोकसभा की, राहुल गांधी वहां से स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। क्यों? 2014 में चुनाव किसी तरह से, उस चुनाव को मैं पहले भी कह चुका हूं, उस चुनाव को राहुल गांधी को जिताया था मुलायम सिंह यादव ने। अगर आखिरी मौके पर, मतलब मतदान से 3-4 दिन पहले, सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव को फ़ोन किया और मदद मांगी, हालांकि समर्थन पहले से समाजवादी पार्टी कर रही थी, बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, फिर भी राहुल गांधी की स्थिति खराब थी। मुलायम सिंह यादव ने पूरा संसाधन सब कुछ लगा दिया। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये पता ही है। तो दोनों ने मिलकर जो है किसी तरह से राहुल गांधी को जिताया। लेकिन 14 में चुनाव अमेठी से जीतने के बाद राहुल गांधी पलटकर अमेठी नहीं आए। उनको लगा कि यहाँ हमें कौन हरा सकता है। ये गलतफहमी, ये अहंकार जो है वो ले डूबा 2019 में। स्मृति ईरानी जो 2014 में उनके खिलाफ लड़ी थी, वो चुनाव हारने के बाद लगातार अमेठी जाती रहीं। अमेठी के लोगों से, अमेठी की जनता से उन्होंने अपना संपर्क संबंध बनाए रखा। उसका फ़ायदा उनको मिला 2019 में। उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव में हरा दिया। तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट जो कांग्रेस पार्टी जीती वो रायबरेली की। और मेरा आज भी मानना है कि रायबरेली की सीट 2019 में सोनिया गांधी इसलिए जीती कि भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पर गंभीरता से लड़ाई लड़ी नहीं। सारा ध्यान अमेठी पर दिया, उसके अलावा बाकी सीटों पर रायबरेली को एक तरह से छोड़ दिया, ये मानकर कि यहाँ मेहनत करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। शायद ये सोचा हो, या सोनिया गांधी जीत जाएं ये सोचा हो, जो भी सोचा हो। नतीजा ये हुआ कि लड़ाई जो है वो टक्कर की हुई नहीं। टिकट दिया एक ऐसे व्यक्ति को जो कुछ दिन पहले तक सोनिया गांधी का और गांधी परिवार का जो है एक तरह से वफादार रहा था। तो उसको टिकट दिया, उसका कोई असर हुआ नहीं। जाहिर है कि सोनिया गांधी को जीतना था और सोनिया गांधी जीत गई। अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ये कहा जा रहा है कि इस बार वो हो सकता है लोकसभा का चुनाव न लड़े। तो सवाल ये है कि रायबरेली से कौन लड़ेगा? नाम लिया जा रहा है प्रियंका वाड्रा का। उससे पहले प्रियंका वाड्रा की थोड़ी और बात कर लें। प्रियंका वाड्रा को 19 के बाद फिर 2022 में उत्तर प्रदेश का, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से प्रभारी बना दिया गया, महामंत्री प्रभारी हो गई। और उन्होंने नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और ये माहौल बनाया गया कि बस प्रियंका की आंधी चल रही है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। वो चाहे हाथरस का मामला हो या कहीं उन्नाव का मामला हो, हर जगह आपको प्रियंका वाड्रा दिखाई दे रही थी। मीडिया मैनेजमेंट ऐसा था कि लग रहा था कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो प्रियंका वाड्रा हैं। और ये मुट्ठी जो बंद थी वो खुलेगी तो लाख की होगी। मुट्ठी खुली 2022 में तो खाक की हो गई। 2012 में कांग्रेस पार्टी को 12% वोट मिले थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को 15%। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिला और कांग्रेस पार्टी को 2.33% वोट मिला। ये है प्रियंका वाड्रा का योगदान, ये है राहुल गांधी का योगदान, और ये है सोनिया गांधी का योगदान पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो इस परिवार की कर्मभूमि रही है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब ने यहीं से राजनीति की, यहीं से लोकसभा में पहुँचे। इसके बावजूद कांग्रेस की हालत गांधी परिवार के इन 3 लोगों के रहते हुए हुई। और वायनाड से राहुल गांधी को लोकसभा में पहुंचने के लिए वायनाड जाना पड़ा, और वो वायनाड में भी कांग्रेस के भरोसे नहीं,
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भरोसे जीते हैं। तो पूरे देश में 543 सीट्स हैं लोकसभा की, उनमें से एक भी सुरक्षित सीट गांधी परिवार के लिए नहीं है। इस बार रायबरेली भी सुरक्षित नहीं है। सोनिया गांधी लड़ें तब भी, प्रियंका वाड्रा लड़ें तब भी, जीतना बहुत कठिन है और जीतना संभव नहीं होगा अगर समाजवादी पार्टी साथ नहीं देगी। क्या समाजवादी पार्टी साथ देगी, चाहे प्रियंका वाड्रा लड़ें या सोनिया गांधी लड़ें? ये एक बड़ा सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं आया है। हालांकि कुछ महीने पहले समाजवादी ये पार्टी ये कह चुकी थी कि रायबरेली से इस बार वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन तब ये विपक्षी दलों के गठबंधन जो बना है उसके बनने से पहले की बात है। अब जाहिर है कि गठबंधन होगा, सीटों का तालमेल होगा, तो उसमें अमेठी और रायबरेली तो होगी ही, तो उनका समर्थन हो। लेकिन देखिए, गठबंधन में सीट दे देना और उस सीट को जिताने के लिए अपने लोगों को लगाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या अखिलेश यादव चाहेंगे कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में मजबूत हो? रायबरेली और अमेठी अगर जीतते हैं गांधी परिवार के लोग तो इसका संदेश जा सकता है। ये संदेश देने की कोशिश होगी कि अपना जो गढ़ था, जो ध्वस्त हो गया था, उसको फिर से हासिल कर लिया। तो इस बार बहुत कुछ निर्भर करेगा कि राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। अगर नहीं लड़ते हैं तो आप मानकर चलिए कि ये परिवार उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गया। प्रियंका वाड्रा लड़े भी तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका वाड्रा रायबरेली से लड़ें या अमेठी से लड़ें, वो चुनाव जीतने की हैसियत रखती हैं। उनकी जो राजनीतिक क्षमता है वो 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में दिख गई। वो वोट बढ़ा नहीं सकती, पार्टी की वोट घटा सकती हैं, ये उनकी खूबी है और ये उन्होंने करके दिखाया है। तो इसलिए इस खूबी को तो उनकी स्वीकार करना पड़ेगा। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनकी अब वो पहले जैसी अपील भी नहीं रही। राहुल गांधी की पहले ही कोई अपील नहीं थी। तो जिस परिवार का देश पर लगभग 5 दशक से ज़्यादा, लगभग 55 साल 55 ईयर्स तक जो है वो शासन रहा हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो परिवार अगर एक सीट खोजने में असमर्थ है, 543 में से एक लोकसभा की सीट जहां से वो सुरक्षित महसूस कर सके चुनाव जीतने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी राजनीतिक हैसियत कहां पहुंच गई है। तो कांग्रेस पार्टी का जो हाल होगा वो होगा। दक्षिण में वो मजबूत दिख रही है, तेलंगाना का भी चुनाव जीती है, कर्नाटक का उससे पहले विधानसभा चुनाव जीती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग में बिल्कुल ही अलग हैं। लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री अपने लिए वोट मांगने जाते हैं तब लोगों का व्यवहार अलग होता है, तब लोग दिल खोलकर भाजपा को वोट देते हैं। जब वो विधानसभा में अपने दूसरे नेताओं के लिए, राज्य के नेताओं के लिए वोट मांगते हैं, तब लोग थोड़ी कंजूसी भी करते हैं। कई बार दिल खोलकर वोट भी देते हैं। अभी 3 राज्यों में जिस तरह से जिताया है भारतीय जनता पार्टी को, और तीनों राज्यों में भाजपा ने, ये मैं मानता हूं कि जोखिम लिया था, ये बड़ा खतरा मोल लिया था कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा लोकसभा चुनाव के इतने करीब, और तीनों में बड़ी जीत इशारा कर रही है कि 24 का नतीजा क्या आने वाला है। लेकिन आज हम लोग बात 24 के नतीजे पर नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और उससे पहले क्या गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस और गांधी परिवार मुक्त भारत दिखाई देगा। 2024 का चुनाव मुझे लगता है इस परिवार के लिए राजनीतिक रूप से निर्णायक साबित होगा। चुनाव के मैदान से या राजनीति के मैदान से 2024 के बाद ये 3 जो सदस्य हैं, तीनों सदस्य नहीं रह जाएंगे। इनमें से एक भी रह जाएगा, इसमें मुझे शक है, क्योंकि 2024 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की लीडरशिप पर अभी जो दबे छिपे आवाज़ें उठती थीं, या फिर जो है G23 जो बना था जिसने आवाज़ उठाई थी और फिर बाद में दब गई, समझौता कर लिया लोगों ने, वो 2024 के बाद वो आवाज़ दबने वाली नहीं है। प्रियंका वाड्रा अपनी कोई छाप छोड़ नहीं पाई हैं। बड़ी कोशिश की उनके मीडिया मैनेजर्स ने
कि हिमाचल की जीत को उनके खाते में डाला जाए, दिखाया जाए कि उनकी वजह से जीत गई, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने हिमाचल में नहीं किया था जिसकी वजह से कांग्रेस जीत जाए। कुल 4 या 5 रैलियां की थी, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। तो इसलिए जो है केवल मीडिया में छवि बना देने से, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करने से कोई नेता वोट दिलाने वाला या चुनाव जिताने वाला नहीं हो जाता। इस समय गांधी परिवार में तीनों में से कोई ऐसा नहीं है जो वोट दिलाने की क्षमता रखता हो, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिस नेता में वोट दिलाने की क्षमता नहीं हो, उससे ज़्यादा कमज़ोर नेता और कोई होता नहीं है। गांधी परिवार की स्थिति यही हो गई। आने वाले दिनों में नेशनल हेराल्ड का केस और दूसरे भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनकी जांच तेज होने वाली है। परिवार पर शिकंजा कसने वाला है। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से ईडी की पूछताछ हुई, इनकम टैक्स की पूछताछ हुई, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई राहत नहीं मिली, उससे एक बात मोदी सरकार ने साबित कर दी कि इस परिवार का जो आभा मंडल बना हुआ था कि हम इस देश के कानून से ऊपर हैं, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमसे कोई जांच एजेंसी पूछताछ नहीं कर सकती। आप याद रखिए, इंदिरा जी की हत्या के बाद, इंदिरा जी की जिस समय हत्या हुई उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे उनमें सोनिया गांधी भी थी, लेकिन किसी जांच एजेंसी ने पूरे हत्याकांड की जांच के दौरान उनसे पूछताछ नहीं की। उनको कभी अदालत के कटघरे में खड़ा नहीं किया गया बयान देने के लिए। लेकिन नेशनल हेराल्ड के मामले में उनको अदालत में पेश भी होना पड़ा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने घंटों जो है वो बयान भी देना पड़ा, पूछताछ का भी सामना करना पड़ा। तो वो जो ऑरा बना हुआ था वो टूट गया। ऑरा टूटा तो सामान्य वर्ग में आ गए। वीवीआईपी से सामान्य वर्ग में पहुंचा चुके हैं मोदी इस परिवार को। अगला जो पड़ाव है वो जनता की नज़र से गिराना। वोट की दृष्टि से पहले ही गिर चुके हैं, लेकिन 2024 का चुनाव मुझे लगता है निर्णायक साबित होगा इस परिवार की राजनीति के लिए। और इस परिवार की राजनीति अगर 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद खत्म हो जाए या खत्म होने की शुरुआत हो जाए तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। इस परिवार का कोई राजनीतिक भविष्य मुझे तो दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि हो सकता है कुछ समय तक ये घिसटता रहे, 6 महीने, साल भर, 2 साल और चल जाए इनका प्रभाव, लेकिन उसके बाद विधानसभा, एक के बाद एक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है इसकी भविष्यवाणी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो गांधी परिवार राजनीतिक रूप से अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। उसके लिए इस देश की राजनीति में अब कोई भविष्य बचा नहीं है। कांग्रेस को तय करना है कि वो अपना भविष्य इस परिवार के साथ देखती है या इस परिवार के बिना देखती है। तो परिवार के साथ अगर जाएगी तो एक तरह से आत्महत्या जैसा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी इसमें सक्षम है। लंबे समय से ये दिखाई दे रहा है, दीवार पर लिखी हुई इबारत नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेसी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इस सच्चाई को कांग्रेसी स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।